नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज़। आज मैं आपको बताऊंगी प्राचीन मिस्र की विख्यात महारानी क्लियोपैट्रा के बारे में, जो कि इतिहास में एक ऐसी शख्सियत के रूप में दर्ज हैं जिनके रहस्य पर से पर्दा हटाने का सिलसिला अभी तक नहीं थमा है। जिनके बारे में कहा जाता है वे जितनी सुंदर थीं उससे कहीं ज़्यादा चतुर, षड्यंत्रकारी और क्रूर भी। उनके कई पुरुषों से संबंध थे। वे राजाओं और सैन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता के मोहपोश में बांधकर उनको मार देती थीं। क्लियोपेट्रा को दुनिया की सबसे अमीर और सुंदर औरत माना जाता था। वे 3 ताकतवर पुरुषों के प्रतिबंधी थीं: जूलियस सीजर, मार्क एंथोनी और ऑक्टेवियन। जूलियस सीजर ने उन्हें मिस्र की रानी बनने में मदद की थी। अनेक कलाकारों ने क्लियोपेट्रा के रूप, रंग और उसकी मादकता पर कई चित्रकारी और मूर्तियां गढ़ी। साहित्य में वे इतनी लोकप्रिय हुई कि अनेक भाषाओं के साहित्यकारों ने उन्हें अपनी कृतियों में नायिका बनाया और अंग्रेजी साहित्य में 3 नाटककारों शेक्सपियर, ड्राइडन और बर्नार्ड शॉ ने अपने नाटकों में उनके व्यक्तित्व के कई पहलुओं का विस्तार किया। क्लियोपेट्रा पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। क्लियोपेट्रा का संबंध भारत से भी था। वे भारत के गरम मसाले, मलहम और मोती भरे जहाज सिकंदरिया के बंदरगाह में खरीद लिया करती थी। क्लियोपैट्रा को 5 भाषाओं का ज्ञान था और वो एक चतुर नेता भी थी। यही कारण था कि वे बहुत जल्दी किसी से भी जुड़कर उनके सारे राज जान लेती थीं। इसी चतुरता के चलते क्लियोपैट्रा का सैकड़ों पुरुषों से संबंध था। कहते हैं क्लियोपेट्रा ने 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया था। वह मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फराहो थी। वह अफ्रीकी, कॉकेशियस या यूनानी थी। इस पर तो आज तक शोध जारी है। जब क्लियोपेट्रा 17 वर्ष की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की वसीयत के अनुसार उन्हें तथा उनके छोटे भाई टोलेमी दियोनीसस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ और वह मिस्री प्रथा के अनुसार अपने इस भाई की पत्नी होने वाली थी। लेकिन राज्याधिकार के लिए संघर्ष के परिणाम स्वरूप उन्हें राज्य से हाथ धोकर सीरिया भागना पड़ा, मगर क्लियोपेट्रा ने साहस नहीं खोया। उसी समय जूलियस सीजर अपने दुश्मन पोम्पे का पीछा करता हुआ मिस्र आया। वहां उसने क्लियोपेट्रा को देखा और वह उसकी सुंदरता और मादक आंखों का दीवाना हो गया। वह क्लियोपेट्रा की सुंदरता के जाल में फंसने के बाद उसकी ओर से युद्ध कर उसको मिस्र की रानी बनाने के लिए तैयार हो गया। जूलियस सीजर ने टोलेमी से युद्ध किया, जिससे टोलेमी मारा गया और क्लियोपेट्रा को मिस्र का राज सिंहासन मिल गया। मिस्र की प्राचीन प्रथा के अनुसार वह अपने एक अन्य छोटे भाई के साथ मिलकर राज करने लगी, किंतु जल्दी ही उसने अपने इस छोटे भाई को विष दे दिया और क्लियोपेट्रा के आदेश पर उसकी बहन अर्सिनोई की भी हत्या कर दी गई। यह भी माना जाता है कि रोमन शासक जूलियस सीजर के जनरल मार्क एंथोनी का क्लियोपेट्रा पर दिल आ गया था। वह उसकी सुंदरता से मदहोश हो चला था। क्लियोपेट्रा को जब यह पता चला तो दोनों ने शीत ऋतु एक साथ अलेक्जेंड्रिया में व्यतीत की। कहते हैं कि एंथोनी से उसके 3 बच्चे हुए। दस्तावेजों से पता चलता है कि उन दोनों ने बाद में शादी भी की, हालांकि वे दोनों पहले से ही विवाहित थे। एंथोनी के साथ मिलकर उसने मिस्र में अपने संयुक्त रूप से सिक्के भी ढहलवाए थे। 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या के बाद उसके वारिस गायस ऑक्टेवियन सीजर का एंथोनी ने जब विरोध किया तो उसके साथ क्लियोपेट्रा भी थी। दोनों ने मिलकर रोमन साम्राज्य से टक्कर लेने की योजना बनाई, लेकिन दोनों को ऑक्टेवियन की फौजों से पराजित होना पड़ा। क्लियोपेट्रा अपने 60 जहाज़ों के साथ युद्ध स्थल से सिकंदरिया भाग आई। एंथोनी भी उसके पीछे पीछे भागकर उससे आ मिला। बाद में ऑक्टेवियन के कहने पर क्लियोपेट्रा ने एंथोनी को धोखा दिया। ऑक्टेवियन के कहने पर वह एंथोनी की हत्या करने के लिए तैयार हो गई। एंथोनी को उसने बहला फुसलाकर साथ साथ मरने के लिए तैयार किया और वह उसे समाधि भवन में ले गए जिससे उसे बनवाया था। वहाँ पर एंथोनी ने इस भ्रम में अपने जीवन का अंत कर लिया कि क्लियोपेट्रा आत्महत्या कर चुकी है। कोई नहीं जानता कि क्लियोपेट्रा की मौत कैसे हुई। माना जाता है कि क्लियोपेट्रा
ऑक्टेवियन को भी अपने रूप जाल में फांस कर खुद की जान बचाकर फिर से मिस्र की सत्ता प्राप्त करने की योजना पर कार्य कर रही थी। किंतु जनश्रुति के अनुसार ऑक्टेवियन क्लियोपेट्रा के रूप जाल में नहीं फंसा और उसने डंक वाले जंतु के माध्यम से उसकी हत्या कर दी। तब वह 39 वर्ष की थी। क्लियोपेट्रा की मौत के बाद मिस्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। माना तो ये भी जाता है कि उसने एंथोनी को धोखा नहीं दिया। उसने एंथोनी के सामने ही सर्प से डंक लगवाकर आत्महत्या कर ली थी और जब एंथोनी ने देखा कि क्लियोपेट्रा मर गई तब उसने भी आत्महत्या कर ली, क्योंकि वे जानते थे कि हमें कभी भी ऑक्टेवियन या उसके सैनिक मार ही देंगे। लेकिन आपको बता दें कि जर्मनी के एक शोधकर्ता ने दावा किया है कि प्राचीन मिस्र की विख्यात महारानी क्लियोपेट्रा की मौत सर्पदंश से नहीं बल्कि अधिक मात्रा में मादक पदार्थों के सेवन से हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ट्राइवर के इतिहासकार और प्रोफेसर क्रिस्टोफ शेफर ने अपने आधुनिक शोध में दावा किया है कि अफीम और सफ़ेद फूलों वाले विषैले पौधे के मिश्रण के सेवन की वजह से उनकी मौत हुई थी। क्लियोपेट्रा का निधन अगस्त 30 ईसा पूर्व में हुआ था और हमेशा से यही समझा जाता रहा है कि उनकी मौत कोबरा सांप के काटने से हुई थी। लंबे समय से ये माना जाता रहा है कि मिस्र की पूर्व रानी यूनानी मूल की थी, लेकिन विशेषज्ञों ने उनकी बहन के अवशेषों के आधार पर यह पता लगाया कि उनके भाई बहन आधे अफ्रीकी थे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि क्लियोपेट्रा यूनानी कॉकेशियन नस्ल की नहीं बल्कि आधी अफ्रीकी थी। वास्तुशास्त्रीय अध्ययन के बाद विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हुए कि इसमें पाया गया कि नरकंकाल क्लियोपेट्रा की बहन राजकुमारी अर्सिनोई का अवशेष है। जांच से यह पता चला कि अर्सिनोई की मां एक अफ्रीकी थी। यह खुलासा सचमुच एक सनसनीखेज बात है जो क्लियोपेट्रा के परिवार तथा क्लियोपेट्रा और अर्सिनोई के बीच रिश्तों पर एक नई रोशनी डालता है। बताते चले इतिहास में क्लियोपेट्रा का जिक्र बेहद खूबसूरत यौवना के तौर पर किया जाता है और इसके लिए वे गधी के दूध का इस्तेमाल करती थी। वे नहाने के लिए हर रोज करीब 700 गधी के दूध मांगती थी, जिससे उसकी त्वचा खूबसूरत बनी रहती थी। हालिया हुई खोज में यह बात साबित हुई। ऐसी तमाम दिलचस्प खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें के भारत न्यूज़। धन्यवाद।